नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन सदन में गर्मागर्मी देखने को मिली। वहीं हंगामा इस कदर बढ़ा कि कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान को सदन से बाहर भेजने के लिए स्पीकर को मार्शल तक बुलाने पड़े। दरअसल कांग्रेस के विधायक सदन की तुलना बूचड़खाने से करते दिखे, जिसके बाद से हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। इसी के साथ ही सदन के तीसरे दिन की कार्यवाही में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही जाम, पार्किंग, जलभराव, अवैध कॉलोनी समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस हुई। सदन में राज्यगीत को लेकर भी काफी चर्चा हुई और पूरे तरीके से सहमति न बनने पर स्पीकर ने राज्यगीत के लिए 5 लोगों की कमेटी भी गठित कर दी। और अगर बात की जाए पूरे शीतकालीन सत्र की, तो सरकार विपक्ष के हर एक सवाल और मुद्दे पर मजबूती से जवाब देती हुई नजर आई, चाहे मुद्दा भ्रष्टाचार को हो या फिर रोजगार का। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों समेत सदन में विपक्ष को जवाब दिया। शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन उससे पहले सीएम मनोहर लाल ने सदन में क्या कुछ कहा है और सदन के खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और एचपीएससी की जो भर्तियां हुई हैं, उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो एचपीएससी की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9-9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है। उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं। और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था, तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका उत्तर बता रहा हूं कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां और जो है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं। तो पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी ग्रुप सी की भर्तियां, उसका सीटी टेस्ट हो गया है। देखिए 2014 की जो बात कर रहे हैं, उस समय इस अपराध के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदमी जाता था, भटकता रहता था, उसकी एफआईआर लिखी नहीं जाती थी। आखिर हमको भी जानकारियां वो हैं। उस समय हम विपक्ष के अंदर ये सुनते थे, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, मेरी एफआईआर लिखी गई। लेकिन 2014 के बाद जैसे हम आए हैं, हमने एक वाक्य प्रयोग किया था, डीजीपी को कहा था, नॉट टू रजिस्टर ए क्राइम वुड अमाउंट टू अगेन अ क्राइम। इसलिए अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो थाने में जाए, उसकी एफआईआर न लिखी जाए। 3 इसकी दिन की जो सिटिंग हुई है, 21 घंटे एक सकारात्मक एक चर्चा ये चली है। प्रश्नोत्तर के समय 157 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 60 स्टार्ड थे और 97 जो है अनस्टार्ड क्वेश्चन उसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर सदस्यों द्वारा 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये दिए गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिसमें से 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किए और उनके ऊपर 3 दिनों में क्लब करके और उस पर चर्चा ये कराई गई है। ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि आपस की बातें, विधानसभा के अंदर की बातें किसी जज को रेफर करें, ताकि उसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है। तो ये महसूस हुआ तो बीएसी में ये फैसला हुआ पे रिव्यू किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए। इसकी अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी होगी, वो इस चीज का वो करेगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वही। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप केसरी जी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र ढूल जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं टीपू पौड़िया जी, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तमाम मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र जी से है। रविंद्र जी, 3 दिन की ये कार्यवाही चली, आपने तमाम सारे सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए, तमाम सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है, कितने आप संतुष्ट नजर आए? क्या सभी सवालों के जवाब मिले? कैसे पूरी कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात सवाल के जवाब की है, तो इसमें बहुत सारे झूठ के तत्व भी जीतते थे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने
सदन के दौरान कहा, गीता के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, तो यदि इन्होंने माननीय पंचकुला कोर्ट का 4 दिसंबर 2018 का ऑर्डर सुभाष शर्मा वाले मामले में जो एसएससी के ऊपर रेड हुई थी वो पढ़ा होता, यदि इन्होंने जो है अनिल नागर वाले मामले के अंदर रिमांड पर पढ़ा होता, उसके अंदर चालान पढ़ा होता, तो इनको पता लग जाता है इन्होंने कितने सारे, एक नहीं बहुतेरे आरोपियों को इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचा लिया है। और बाकायदा ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट की फाइंडिंग है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस तरह के लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो वो के झूठे जुमले भी हमने सुने, इसके अलावा हमने ये भी सुना कि भी फेयरनेस है, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। जैसे मैं सुन रहा था 0 एमएल की है, एक भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि भी एफआईआर है, एफआईआर में कंप्लेंट की है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। ललिता कुमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 में आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य कर दिया था समस्त भारत को। लेकिन रविंद्र जी, जिन एफआईआर की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने तो बकायदा आंकड़ों के हिसाब से पूरे 10 साल का ब्यौरा रखा। मैं वही झूठ बता रहा हूँ आपको, सुनिए तो सही, वो झूठी बताने चाह रहा हूँ मैं आपको। 2013 के अंदर ललिता कुमारी का सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था समस्त भारत को कि अब आपको यदि कंप्लेंट आती है सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, उसके बाद में कार्रवाई हो। तो उस ऑर्डर की कंप्लाइंस 2014 में, यानी कि उससे 2 या 3 महीने के बाद में जो है सरकार बदलने के बाद में इन्होंने करने का काम किया है। इसके अलावा कुछ नहीं, इन्होंने केवल और मात्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस की। दूसरी बात, यदि आप ये कहते हैं आंकड़े, मैं कम से कम मेरे जानकारों में कम से कम ऐसे 10 या 15 ऐसे मामले में आपको दे दूंगा जहाँ पे आर्थिक अपराध हुआ है, जहाँ पर 2-2 साल से 1.5 साल से कंप्लेंट पेंडिंग है, सरकार उस जो पुलिस थाना उसको पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सच और झूठ में एक फर्क होता है। झूठ के जो है आंकड़े, तो मैं ये कहता हूँ कि 1050 एफआईआर ऐसी हैं। कौन साबित करने के लिए यहाँ पे बैठ करके आएगा कि 1050 एफआईआर ऐसी? जो लोग सदन के अंदर आंकड़े गलत बताते हो, जो लोग सदन के अंदर झूठ बोलते हो, उनसे किसी आंकड़ों की अपेक्षा करना तो मेरे हिसाब से अपने आप में हमारी तरफ से मूर्खता होगी। हम कतई भी सेटिस्फाइड नहीं है सरकार के उत्तरों से। जी, आंकड़ों को झूठा बता रहे हैं, जवाब आपका लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल सत्यव्रत शास्त्री जी से पूछना चाहूंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी, कांग्रेस का कहना है कि आंकड़े झूठे हैं, कहीं विपक्ष किसी तरीके से कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार कितना इसको सफल मानती है इस सत्र को? रविंद्र जी का संतोष होना न होना ये विषय है, लेकिन सदन की जो कार्रवाई हुई और सदन में जिस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिले और सदन में जो आचरण था, कुल मिलाकर रघुवीर कात्यायन जी का यदि हम एपिसोड माइनस करें तो कुल मिलाकर हम इसको सरकार और विपक्ष दोनों का के लिए मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक सत्र है, जिसमें काम खूब हुआ, प्रश्न पूछे खूब गए, तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को अवसर मिला, प्रश्नों के उत्तर मिले, तो इसका मतलब सरकार ने काम किया है। और एक अच्छे समय के लिए जो एक बहुत ज्यादा समय जो वेस्ट होने की बात थी, वो कम से कम सब लोगों ने चर्चा करके, चाहे उसके लिए जिद की हो कुछ की हो, लेकिन इसके लिए मैं संतुष्ट हूँ कि सब लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। यदि रघुवीर कात्यायन जी भी मर्यादा के अंदर रहकर अपने उस उच्च सदन को जो हरियाणा की नीति निर्धारण करता है और सरकार और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठते, जिसमें उनका भी शामिल है, उसको यदि विचर खाना ना कहे, विचर खाना ना समझे, तो कुल मिलाकर सदन की गरिमापूर्ण स्थिति रही, हम कह सकते हैं। और अनेक ऐसे अवसर आए जो सदन की मर्यादा के अनुकूल कुछ निर्णय जो होने चाहिए थे वो निर्णय हुए, उनके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों की भागीदारी थी। और जिन विषयों को लेकर सदन में एक गर्मा ऐसा लगता था कि दोनों में अनिर्णय की स्थिति होगी, उस अनिर्णय की स्थिति में भी निर्णय की स्थिति लाकर सदन ने जो एक सामूहिकता का प्रदर्शन किया, मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा कदम था। लेकिन कहीं यदि 1-2 आंकड़ों के बारे में आपको लगता है तो ये प्रश्न तो वहां आना चाहिए था। रविंदर जी को या तो पार्टी गलत साबित कर रही है कि रविंदर जी की उपस्थिति सदन में होनी चाहिए थी, उनको यहाँ क्यों बैठा रखा है, और यदि सदन में ऐसे लोग नहीं है तो रविंदर जी जैसे लोगों से उनको ट्यूशन करवाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अगले दिन आपको क्या बोलना कैसा। चलो वो तो कांग्रेस पार्टी का और इनका अपना आपस का है, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर थोड़ी बहुत जो गड़बड़ है उसके अलावा कामकाजी की दृष्टि से, सदस्यों की भागीदारी की दृष्टि से और जो काम का एक परिणाम निकलना चाहिए
कैलकुलेशन कि भाई हम यहाँ पहुंचे इन 3 दिन के मंथन के बाद, तो उसको लेकर हम संतुष्ट कह सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से संतुष्ट है, एक तरीके से ठीक ठाक है कार्रवाई रही, आप संतुष्ट इससे हैं। अब सवाल मेरा टीपू पौड़िया जी से है, प्रवक्ता जेजेपी। देखिए, कांग्रेस तो खुश नजर नहीं आ रही, लेकिन सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई ठीक ठाक रही, दोनों पक्षों का ठीक ठाक उसमें मेल मिलाप रहा। आप कैसे इस पूरे सत्र की कार्रवाई को देखते हैं टीपू जी? देखिए ज्योति जी, जो विधानसभा का जो इस बार का जो सेशन रहा, देखो हमेशा से सेशन में क्या होता है, विपक्ष का जो काम होता है वो सवाल पूछने का काम रहता है, और सरकार का जो काम होता है वो उनकी बातों का, उनके सवालों का जवाब देना सरकार का दायित्व है। या यूं कह लो, एक तरह से सरकार की परीक्षा की वो घड़ी होती है, उसमें परीक्षा सरकार की ली जाती है। और जिस प्रकार से जो भी सवाल आए, चाहे कोई डेवलपमेंट का सवाल आया, चाहे कोई हॉस्पिटल का आया, चाहे कोई और भी विकास के अन्य कोई मुद्दे आए, तो सभी ने जवाब दिए। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिए, उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, और हमारे जो पंचायत मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, सरकार के अंदर सभी मंत्रियों जी ने जवाब दिया। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष का जो यहाँ पर एक अहम रोल जो होना चाहिए था, जो एक और कैसे प्रदेश की बेहतरी के लिए सवाल पूछे जा सकते थे, अपने अपने हलकों में कैसे बेहतर विकास किस ढंग से, और जो कामों की बात की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कोई चीज हमें नजर नहीं आई। तो विपक्ष ने सिवाय हंगामा खड़ा करने के सिवा और कोई काम नहीं किया। ऐसा हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसी गठबंधन की सरकार है कि जिसमें विपक्ष के सभी विधायकों को भी 25-25 करोड़ प्रत्येक विधायक को इस बात के लिए निर्धारित कर रखे हैं कि वो अपने अपने हलकों में विकास करवा सकते हैं, और वो एक विधायक का दायित्व बनता है। उस हलके की जनता, इस सेशन को सभी ने, पूरे हरियाणा ने देखा, और क्या वो जब हल्के में जाएंगे, क्या लोग नहीं पूछेंगे भी आपने हमारे विकास की बात क्यों नहीं की, आपने ये बातें क्यों नहीं की? ताकि वो चाहते नहीं इस तरीके की बातें करना, ताकि वो फिर काम हो ना और सरकार पे उसको मत दिया जाए, और ताकि फिर सरकार को बदनाम कैसे कर सकते हैं, ये ऐसी सोच जो विपक्ष के विधायकों की रही है। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि एक विधानसभा सेशन में एक बड़ा मुद्दा उठा, जिसको बार बार भाई किसी के साथ अन्याय हुआ, वो पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश के उठ करके कह रहे हैं कि वो 2011 में नहीं हुआ, 12 में हुआ। अरे 2011 में हुआ या 12 में हुआ, किसी के साथ जाती हुई अन्याय हुआ, किसी ने कोई दोष किया तो दोष तो किया ना, उसमें आप उसको प्रोटेक्ट करने की बात क्यों कर रहे हो? क्यों आपने अपने टाइम में उसको बचाने का काम किया? तो इस तरीके की मैं जो समझता हूँ कि विपक्ष एक बेहतरी के लिए सवाल, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे मुद्दे जो उठाए जा सकते थे, लेकिन विपक्ष, तो आपका कहना है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो उठाए जा सकते थे, वो नहीं उठाए गए। फिलहाल आऊंगी आपके पास लौट के। एक सवाल मेरा जो है वो इनेलो के प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी से है। अमनदीप जी, आप कैसे पूरे सत्र की कार्रवाई को देखते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था राज्य गीत का, अब तो उस पर भी कमेटी बना दी गई है। आप क्या मानते हैं पूरे सत्र की कार्रवाई को लेकर के? जी ज्योति जी, हमारा मानना ये है कि जो ये सत्र हुआ विधान, इसमें पूरी तरह से सरकार विफल रही है। आपने देखा कि सदन में किस तरह से जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे थे, बेटियों के साथ यौन शोषण अत्याचार हुआ, जहरीली शराब का मुद्दा था, और भी कई सारे मुद्दे थे जिस पर सरकार की विफलता बिल्कुल खुलकर सामने आई है। किस प्रकार से सरकार के मंत्रियों की कोई तैयारी नहीं थी और किस प्रकार से विधानसभा का एक मजाक बनाया गया, वो सबके सामने है। बेटियों के यौन शोषण मामले का इतना गंभीर मुद्दा था जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा सदन ने निर्धारित किया था कि जांच करवाएंगे, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 24 घंटे भी उस निर्णय पर जो है विधानसभा अध्यक्ष नहीं टिके, सरकार नहीं टिकी। 24 घंटे के अंदर वो निर्णय बदल दिया गया, और वो इतना ज्यादा गंभीर मुद्दा था जो सरकार ने अपनी नाकामी दिखाई है, या ये दिखाया है कि किस प्रकार से वो दोषियों को बचाने में अग्रसर रहते हैं, वो हमारे सामने आया। और किस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, जो मेरे साथी कह रहे थे कि अच्छे प्रश्न नहीं, क्योंकि इनको बुरा इसलिए लगा कि उन्होंने जो सरकारी लोगों का खून पसीने की कमाई है, किस प्रकार से वो मंत्री और सरकार में बैठे विधायक उड़ा रहे हैं अपने घर खर्च के अंदर। 3-3 करोड़ रुपए के अपने घरों के जो बंगलों के उन्होंने सुधारीकरण किया,
किस तरह से जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को उड़ाया जाता है, ये बिल्कुल सामने निकल कर आया। और बहुत सारे सवालों के जवाब सरकार के मंत्री नहीं दे पाए, क्योंकि ज्योति जी आपने देखा होगा कि विधानसभा से पहले सरकार के मंत्रियों की आपस में कसमकस चल रही थी। बहुत सारे मंत्री खुद अपने विभाग का काम नहीं देख रहे थे जी। और आपके कहने का मतलब है कि बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जो अपने विभाग का ही काम नहीं देख रहे थे। आपका सवाल जरूर उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा रविंद्र जी से है। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ सरकार कहती है कि कार्रवाई उनके हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन जो जेजेपी है वो कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, सवालों के जवाब आप मांगते हैं, लेकिन आपके ही विधायक थे जिनके लिए मार्शल तक बुलानी पड़ी, बूचड़ खाने जैसे शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया। मैं कह रहा हूँ आपको, जहाँ तक बात बीजेपी की है तो इनका नाम तो सार्थक है, जमा ज्योति पार्टी, तो इनके ऊपर तो ज्यादा ध्यान देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। तो इनके उप मुख्यमंत्री बाकायदा सदन के अंदर झूठ बोलते हुए पाए गए, बिल्कुल क्लियर वोकल झूठ बोलते हुए पाए गए। इसी कारण से प्रिविलेज मोशन कांग्रेस ने उसके अंदर मूव करने का काम किया है। यहाँ तो जननायक जनता पार्टी और इनकी लीडरशिप की जहाँ तक हालात है, इसकी तो इतनी खराब हालत है कि चलो ठीक है, मैं मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने भी एक दो जगह सदन के अंदर झूठ बोलने का काम किया, तो ये तो उप मुख्यमंत्री ने तो इस बार बिल्कुल कमाल ही कर दिया, बिल्कुल कमाल कर दी। जो फैक्ट सामने आते हैं तो फैक्ट के ऊपर बात करने की जगह यहाँ वहाँ घुमाने की बात करना और उसके बाद में झूठे आंकड़े पेश करके कांग्रेस के ऊपर चीजों को थोपने का काम करने के अलावा इन्होंने कुछ भी किसी भी प्रकार का काम इन्होंने नहीं किया। ये एक फैक्ट है। जहाँ तक बात आ गई किसी और चीज की, तो अमर्यादित शब्द यदि कोई इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि कोई किसी भी प्रकार के अमर्यादित शब्द के पक्ष में मैं तो कम से कम में नहीं, निजी तौर पर ना तो मैं ना ही कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। यदि हमारे खिलाफ बोला गया तो भी गलत है, यदि हमने बोला है तो भी गलत है। दोनों परिस्थिति में मैं उसका समर्थन कतई भी नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक बात आ गई, मैं फिर वह कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन की कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की इश्यू हो, चाहे डेवलपमेंट की इश्यू हो, चाहे फार्मर का इश्यू हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के विधायकों के द्वारा जो है कोई एडजर्नमेंट मोशन या कॉल अटेंशन मोशन नहीं लगाया गया या उसके ऊपर में बात करने का प्रयास न किया गया। हाँ, जननायक जनता पार्टी बता सकती है कि भाई ऐसे कौन से मुद्दे थे जो कांग्रेस को उठाने किए थे, कांग्रेस ने नहीं उठाए। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई सरकार मानती भी है कि भाई सरकार की इनके पास में कोई मुद्दा है। अब आगे 25 करोड़ ये हंगामा बड़े दिन से इन्होंने बरपा रखा है कि साल के अंदर हम 5 करोड़ रुपए देने का काम करते हैं। पहली बात तो ये झूठ जो है ऑन द एयर बार बार बोला जाता है कि 25 करोड़ हम देने का काम करते हैं, कोई पैसा नहीं देते। ये केवल मात्र 5 करोड़ रुपए के एनुअल एस्टीमेट लेते हैं, जो कि एस्टीमेट आपको डीसी के लेवल पे या कहीं भी देने पड़ते हैं और उन एस्टीमेट्स को क्लियर करने के बाद में कार्रवाई होती है। यानी कि एक प्रकार से सीएम डिस्क्रिशनरी कोटा आऊंगी टीपू जी आपके पास, टीपू जी आऊंगी आपके पास। पहले रविंद्र जी का जवाब पूरा होने दीजिए। एस्टीमेट लेते हैं, ना कि एमपी लेड फंड की तरह कोई फंड देने का काम टीपू जी आऊंगे आपके पास। रविंद्र जी को उनके सवाल का एक बार जवाब दीजिए, बस आपके पास ही आ रही है। हरियाणा के अंदर किसी विधायक को पैटीकरण के अलावा जो कि कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी। टीपू जी आपका नंबर जरूर आएगा आपके पास, आऊंगे। लेकिन रविंद्र जी अपना जवाब आप जल्दी से खत्म कीजिए। मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, एक विधायक का नाम बता दीजिए जिसने अपने हल्के के विकास की बात नाम भी बताया जाएगा। आप सरकार से कोई मांग थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले रविंद्र जी का जवाब पूरा होने दीजिए। आपने ये कहा कि विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पाया, आप बताओ कौन से ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष को उठाने चाहिए। मैं तो अभी कह रहा हूँ इस बात से, मैं तो अभी अपनी बात का पूरा स्टैंड रखता हूँ। आप एक विधायक का नाम बता दीजिए जिसने अपने हल्के में कोई डेवलपमेंट के लिए कोई काम की मांग रखी हो, कोई विकास की बात रखी हो, बता दीजिए किसने रखी है। सिर्फ विपक्ष का काम हंगामा खड़ा करना है। क्वेश्चन आवर का पूरा ब्यौरा दीजिए, क्वेश्चन आवर का पूरा ब्यौरा दीजिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन गिनवा दूंगा। क्या फालतू की बात है? सबसे ज्यादा लूट अगर किसी के लेकिन रविंद्र जी का हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है। आज कांग्रेस के कांग्रेस स्टैंड करती है, प्रदेश में कहाँ कांग्रेस स्टैंड करती है? सदन आप चला रहे हैं, हम नहीं चला कांग्रेस का रहे। कोई जनाधार नहीं है और सिवाय यहाँ पे लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। रविंद्र जी अपने सवाल का जवाब पूरा कीजिए। टीपू जी आपके पास आऊंगी।
ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगी। इससे पहले मैं एक और सवाल सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे लेना चाहूंगी। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि जो कार्रवाई रही वो ठीक ठाक रही, लेकिन विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि जो आंकड़े मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए सभी झूठे हैं, जितने भी जवाब दिए गए वो सब झूठे हैं। देखिए, रविंद्र जी का यह कहना और सदन में सदस्यों का कहना, ये दोनों अलग अलग मैटर है। रविंद्र जी किस आधार पर और किस तथ्य को कह रहे हैं वो प्रस्तुत करना चाहिए, बताना चाहिए। और यदि मैं इस जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, दो स्थितियां होती हैं। एक, किसी डिपार्टमेंट ने गलत आंकड़े देकर मंत्री या मुख्यमंत्री को बरगलाया हो, और एक जानबूझकर सरकार इस प्रकार की बात करती है। मैं दोनों तरफ से जिम्मेवारी लेता हूं कि यदि ऐसा कोई आंकड़ा आता है तो सरकार उसके लिए जिम्मेवारी अपनी तय करेगी। एक बात। दूसरी बात, जो कुछ चर्चा ज्योति जी सदन में हुई है वो सब लोग जानते, पहचानते और सुनते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा ब्रीफिंग भी है। हम केवल उन चीजों को यहाँ डिस्कस करते हैं जिनके बारे में कहीं सदन में बोलने का किसी को समय ना मिला, और उसके कारण से उसकी पार्टी की नीति क्या है वहां हम कह नहीं पाए या समय नहीं मिल पाया, तो उन विषयों को लेकर हम यहाँ चर्चा करते हैं। माने मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ गीता पर शपथ हाथ रखकर ली कि मैं कहता हूं कि किसी को नहीं बताया, और यदि कोर्ट को लगेगा और कोर्ट को लगा है तो कोर्ट स्वयं अपना जांच एजेंसी पर जांच करवा सकता है। यदि उनको लगेगा कि यहाँ जांच अधूरी है और कुछ जांच एजेंसियां जो है उसको डाइवर्ट कर रही हैं, तो कोर्ट के पास इतने साधन होते हैं कि वो कह सकता है कि उसकी जांच करवाई जाए। तो मुझे लगता है कि सिस्टम में जो किस प्रकार की व्यवस्थाएं एक परंपरागत रूप से चली हुई है, उनको छोड़कर मैं हमेशा राजनीति के लिए 3 शब्द उपयोग करता हूं: नेता, नीति और नियति। उनकी नीयत कैसी है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की है। ठीक है, नीयत भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की है। बिल्कुल, चर्चा आपसे करेंगे, अभी वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन एक सवाल मेरा टीपू जी से। टीपू जी, सवाल से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसका जवाब दीजिए। आप रविंद्र जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे। मैं रविंद्र जी की बातों का ये जवाब देना चाह रहा था कि इन्होंने कहा कि सरकार इस प्रकार से झूठ बोलती है। मैंने इनको कहा कि विपक्ष के प्रत्येक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए की अथॉरिटी है, जो अपने हल्के में विकास के काम करवा सकते हैं। वो क्यों नहीं रखते? ऐसी सोच के साथ विधानसभा में क्यों नहीं आते? क्या जब लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या लोग इनसे जवाब नहीं मांगेंगे, नहीं कहेंगे क्या? और ये जननायक जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं। इनको सिर्फ खतरा किसी से नहीं है, इनको खतरा सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी की बढ़ती लोकप्रियता से है। इनको खतरा सिर्फ जननायक जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार से खतरा है। इनको सिर्फ इस बात की तकलीफ है जी। लेकिन जो इनेलो के प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। देखो जी, इनेलो के प्रवक्ता ने पता नहीं सेशन को देखा या नहीं देखा, इन्होंने जहरीली शराब की बात करी, और उसका जवाब जिस प्रकार से जो सदन के पटल पर रखा गया, जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, जो पेनल्टी लगाई गई, जितने लोग जो दोषी पाए गए उनको पकड़ा गया, उन चीजों का इन्होंने नहीं उस चीज को ऑब्जर्व कर पाए, तो इसमें तो इनेलो के प्रवक्ता की गलती है। सरकार ने हर बात का जवाब, चाहे कोई भी मुद्दा हो, प्रदेश से जुड़ा कोई भी डेवलपमेंट मुद्दा है, चाहे कोई विकास का मुद्दा है, हर बात का जवाब बहुत बखूबी से दिया है। मैं सिर्फ अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, हर बात का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया, उप मुख्यमंत्री ने दिया, सरकार के अन्य मंत्रियों ने दिया। अभी नई सेशन को देखे तो क्या करें इस बात? जी, अमनदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अमनदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमनदीप जी, इनका जवाब दीजिए और फाइनल कमेंट भी आपसे लेना चाहूंगी। मैं यही कह रहा हूं कि जेजेपी प्रवक्ता के पास अगर शराब घोटाले की, धान घोटाले की रिपोर्ट है, जो सरकार से बार बार विपक्ष मांगता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला मांगते हैं, तो टीवी पे बता दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि नहीं सुना, अभी बता दीजिए। चलो, हमने नहीं सुना विधानसभा में, बताइए क्या निकला आपकी रिपोर्ट में, शराब घोटाले की रिपोर्ट में क्या निकला, धान घोटाले की रिपोर्ट में? आपने तो सुना विधानसभा में, क्या जवाब दिया? अरे उप मुख्यमंत्री को गलत तथ्य देने पड़े। 2005 में वो कहने लगा कि वो मास्टर यौन शोषण वाला ड्यूटी पर था, फिर अगले दिन आकर मुकर जाते हैं, फिर वहां पर पीठ चपचपाते हैं, सरकार भाग जाती है, 24 घंटे भी नहीं टिकती सिटिंग जज की इंक्वायरी पे। ये कह रहे हैं कि सेशन नहीं सुना।
अरे आपके पास है जवाब तो यहाँ दे दीजिए जनता को। हमने तो नहीं सुना, आप सुना दीजिए दोबारा अगर आपके पास रिपोर्ट है या कोई शराब घोटाले की जांच की रिपोर्ट है तो। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि आपके पास जवाब नहीं है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष नाकाम है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, सत्यव्रत शास्त्री जी आपका, अमनदीप केसरी जी आपका, रविंद्र ढूल जी आपका, टीपू पौड़िया जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और विपक्ष ने सवाल दागे, सरकार ने जवाब दिए, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा